Bismillahirrahmanirrahim. The topic for today is disaster preparedness. It is a handout for about disaster management cycle. It is the second step after mitigation, the preparedness step. Now, although for any kind of disaster and disaster-related activities, establishing an emergency operations center will help coordinate post-disaster functions, response and recovery. यानी कि response and recovery जो हमारे पास एक्शन है, जो preparedness के बाद हमारे पास आ रहे हैं, उसके लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हम जो इसके अंदर डिजास्टर प्रिपेयरनेस को हम जहन में रखें, ताकि हम जो है इसके अंदर इसको डिजास्टर जो है इमरजेंसी मैनेजमेंट हम इसको हमारी बिगर इसमें ज़्यादा प्रायोरिटी में हमारी आ जाए। तो इसकी क्या डेफिनेशन है प्रिपेयरनेस की कि ये एक कॉन्टिन्यूस साइकिल है प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग, ट्रेन करना, इक्विप करना, एक्सरसाइजिंग, इवेल्युएट करना और करेक्टिव एक्शन लेना, ताकि इन केस ऑफ इंसिडेंट और रिस्पॉन्स ऑफ अ डिजास्टर। और ये बेसिकली इमरजेंसी मैनेजमेंट का एक इमरजेंसी मैनेजमेंट की जो भी बात करेंगे जिसमें प्रिपेयरनेस जो है ये इसका एक पार्ट है, जिसमें हम इसको प्लान करते हैं, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, इसमें वार्निंग सिस्टम्स आ जाते हैं, ट्रेनिंग्स आ जाती हैं, सिमुलेशंस आ जाते हैं, अदर भी डिजास्टर एक्शंस आ जाते हैं, जिसका फाइनल मकसद जो होता है वो सेफ्टी और इफेक्टिवनेस जो है वो कम्युनिटी की वो डिजास्टर में वो बेहतर करना होता है। और इसका मकसद होता है कि हम फोर सी करते हैं पोटेंशियल डिजास्टर प्रॉब्लम्स को और प्रोजेक्टिंग पॉसिबल सॉल्यूशंस को करते हैं। प्रिपेयर्डनेस होती है वो बिल्डिंग कैपेसिटी के लिए होती है, इफेक्टिव रिस्पांस और रिकवरी ऑपरेशन के लिए। एक बात ध्यान में रखें, कभी भी रिस्पांस और रिकवरी ऑपरेशन नहीं हो सकता अगर आपकी प्रिपेयर्डनेस का जो स्टेज है वो आपकी नहीं होगी, क्योंकि प्रिपेयर्डनेस होगी तो फिर रिस्पांस और रिकवरी हम कर सकेंगे। उसके बगैर हम कभी भी डिजास्टर को रिस्पांस या शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में हम नहीं दे सकते। The value of preparedness there बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी कि जो हमारे पास में डेवलपमेंट ऑफ वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज जो हमें चाहिए होते हैं, और हमें इम्पोर्टेंट इसमें फंक्शंस चाहिए टू परफॉर्म आफ्टर डिजास्टर। तो कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन जो है वो इम्प्रूव हो जाती है प्रिपेयर्डनेस में, और प्रिपेयर्डनेस जो है वो जनरेट एडिशनल ऑप्शंस को लेके आती है इमरजेंसी मैनेजमेंट के अंदर। अच्छा, इसमें जो है इसमें इन्होंने प्रिपेयर्डनेस प्लान्स के बारे में बताया हुआ है, और उसके बाद इमरजेंसी एक्सरसाइज ट्रेनिंग, वार्निंग सिस्टम्स, ये सारा इसका एक इंटीग्रल पार्ट है। इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम्स, इवैक्यूएशन प्लान, रिसोर्स इन्वेंटरीज, इमरजेंसी पर्सनल एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन, ये सारा जो है प्रिपेयर्डनेस का एक पार्ट है। अच्छा, इसके बाद कुछ डेफिनेशंस हैं उसको हम देख लेते हैं। पहली इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस है एक्शन टेकन बिफोर द ऑनसेट ऑफ डिजास्टर, यानी कि पहले हम डिजास्टर से पहले जो हम एक्शन लेते हैं ताकि हम जो गवर्नमेंट अपनी वो ड्यूटी डिस्चार्ज कर सके, यानी कि उस टाइम पे प्रॉपर एक्शन ले सके और रिसोर्स गैदर कर सके उस एक्शन को सपोर्ट करने के लिए। तो इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस नहीं होगी तो आप कभी भी डिजास्टर को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। लॉजिस्टिकल रेडीनेस है, रेडीनेस के अंदर आता है कि हमने मोबिलाइज रिसोर्सेज को कैसे मोबिलाइज करना है, जहाँ पे इफेक्टिवली हमें रिसोर्स चाहिए वहाँ तक पहुँचाना, उसके लिए मैं प्रिपेयर्डनेस के बारे में मुमकिन नहीं है। उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें हम दो पार्टी के दरमियान जो है वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम शेयर करें वो इसमें हम बताते हैं। रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है कि डिजास्टर रिलीफ की जो कोऑर्डिनेशन मोबिलाइजेशन होती है गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में उनका क्या रोल होगा। तो continuous and integrated कहते हैं process involve a wide range of activities from multi-sector sources, जो है ये short definition है इसकी disaster preparedness की। और इसमें हम मिटिगेशन भी एक्शन भी आता है, रिस्पॉन्स और रिकवरी एक्शन भी इसके अंदर थोड़ा बहुत मौजूद होते हैं इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। देखिए, एक चीज़ देखिए, डिजास्टर मिटिगेशन तो कभी भी ज़ाहिर है कि डिजास्टर को स्टॉप तो नहीं कर सकते, उसके आप उसको आप एफर्ट करते हैं कि वो मिनिमाइज करें, लेकिन डिजास्टर को हम रोक नहीं सकते। तो ज़ाहिर है कि फिर जो वल्नरेबिलिटी है उसको रिड्यूस करना एट टाइम ऑफ डिजास्टर, वो मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस एक साथ चल रहे होते हैं, और मिटिगेशन का इफेक्ट जो होता है वो प्रिपेयर्डनेस पे भी आ रहा होता है। तो देखिए, जब आप मिटिगेशन के लिए कोई भी तैयारी करती हैं आप, उसमें जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं उसके अंदर
वो ज़ाहिर बात है कि वो विथस्टैंड कर सकता है फोर्सेस ऑफ डिज़ास्टर को, और लोग जो हैं उसको कम्युनिटीज़ जो हैं वो टाइम पे उसको लेके चल सकती हैं। तो कलेक्टिव कैपेबिलिटी ऑफ द कंट्री जो है, पीपल और गवर्नमेंट जो है वो एक्सट्रीम हैजर्ड्स में वो बहुत ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट हो जाती है। जो लोकल जो हैं इसमें कलेक्टिव कैपेबिलिटी में लोकल सर्कमस्टांसेस कहता है कि हिस्टोरिकल मिटिगेशन इम्पोर्टेंट जो है प्रिपेयरनेस के अंदर वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो इसके अंदर जो है वो डिजास्टर के अंदर जो प्रिपेयरनेस है वो इन्वॉल्व करती है द प्रिपरेशन ऑफ ह्यूमन सर्विसेज प्रोवाइड टू द एक्शन दैट विल टेक इन केस ऑफ डिजास्टर्स। तो इसमें जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो पुलिस और फायर सर्विसेज हैं, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज हैं, मिलिट्री स्टाफ है, ये सारे जो है इसमें पार्ट लेती हैं हिस्सा। इनके बड़े इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। इसके अलावा जो इंटरनेशनल एनजीओ हैं, रेड क्रॉस, रेड क्रिसेंट सोसाइटी जो है वो भी इतना एक रोल इसमें प्ले कर रही है। और इसमें उन्होंने जो बताया कि फॉलोइंग आर पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट, पहले उसने बात की कि अर्ली वार्निंग सिस्टम हमने डेवलप करना है ताकि हम मिनिमाइज कर सकें पोटेंशियल लॉस को। फिर आपने एजुकेट या ट्रेन करना है पॉपुलेशन को, ऑफिसर्स ऑफ पॉपुलेशन को, फर्स्ट एड या इमरजेंसी रिस्पॉन्स देना है, और आखिर में आपने इस्टेब्लिश करना है पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है, ऑपरेशन प्लान जो है वो आपने डेवलप करना है। तो ये 4 स्टेप्स में इंपॉर्टेंट स्टेप्स हमें बता दिए हैं। किसी भी उसके अंदर इसका एक इंटीग्रल पार्ट होंगे प्रिपेयर्डनेस का, वार्निंग सिस्टम। इसके बाद जो है वो एजुकेट एंड ट्रेन ऑफिशियल्स एंड पॉपुलेशन एट रिस्क, ट्रेन फर्स्ट एड इमरजेंसी रिस्पॉन्स, और एस्टेब्लिश रिस्पॉन्स पॉलिसीज। और कम्युनिटी बेस्ड, इसको हम थोड़ा डिटेल में आगे पढ़ेंगे, दैट इज पर्टिकुलरली कम्युनिटी बेस्ड के इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कम्युनिटी को ट्रेन करती है, प्रिपेयर करती है और सपोर्ट करती है लोकल पॉपुलेशन को। इसको नेक्स्ट जो हैंड आउट में हम इसको इसके बाद जो है हैंड आउट आएगा, इसके बाद रिस्पॉन्स एंड रिकवरी है, तो उसके बाद जो हैंड आउट आएगा उसमें हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में हम स्टडी करेंगे। उसके अलावा उसके बाद जो है वो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है कि नेचुरल हैजर्ड्स जो है वो ज़ाहिर बात है कि उनके जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो हम जो जो भी हम ले रहे हैं वो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के अंदर आएगा। लैक ऑफ कैपेसिटी, जो ह्यूमन वल्नरेबिलिटी है वो ये होती है कि लैक ऑफ कैपेसिटी है पर्सन की कि वो या कम्युनिटी की कि वो एंटिसिपेट कर सके अपने, और उसको को कोप कर सके, रेजिस्ट यानी कि उससे उसको रेजिस्ट कर सके हैजर्ड को। तो ह्यूमन जो है वल्नरेबिलिटी वो उसमें रैपिड अर्बनाइजेशन, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एकदम हम अर्बनाइज कर देते हैं किसी एरियाज को, तो उसमें बहुत ज़्यादा हमें फिर वो इसके अंदर जो मिटिगेशन है वो एफर्ट करनी एकदम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हम जो तरक्की का काम है, मंसूबे वो इतनी तेज़ी से लेके आ रहे होते हैं कि हम उसमें जो सेफ्टी जो है मेजरमेंट्स फॉर डिजास्टर वो क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग और रिसोर्स कंज्यूमिंग होते हैं, तो वो एट द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट जो है वो हम इसके अंदर लेके आती हैं, जिसकी वजह से जो मिटिगेशन जो प्रिपेयरनेस एफर्ट है वो उसमें हम इसको लेके आ सकते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ है कि एकदम बोले बोले पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट हाउ टू इफेक्टिवली रेजिस्ट द इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर, पॉवर्टी है कि लैक ऑफ नॉलेज इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिजिकल इसमें है, और इसमें पहले तो उसने फिजिकल का जिक्र किया है कि वल्नरेबिलिटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो काम हो, जो सिविल इंजीनियरिंग के हवाले से जो काम हो रहा है वो वो हम उसको रिड्यूस कर रहे हैं। तो वो उसके अंदर उसने जिक्र किया है कि पॉलिसी पहले हमने बनानी है कैपेसिटी बिल्डिंग डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर। उसके बाद जो है वो फिजिकल प्रिवेंशन करनी है, जैसे बिल्डिंग कोड्स हैं, सेस्मिक प्रोविजंस हैं, बिल्डिंग सी वॉल्स अगेंस्ट स्टॉर्म है, और फ्लड शेल्टर फ्लड इवेंट्स है। कैपेसिटी बिल्डिंग हम प्रिपेयरनेस लेवल पे हम करते हैं। तो कुछ कंट्रीज का उसने जिक्र किया हुआ है कि जिसमें अपने उन्होंने की है कि मिसाल के तौर पे कहते हैं कि प्रॉपर प्लानिंग टू मिटिगेट फ्लड्स इन फ्लड प्रोन एरिया, अल्टरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पोर्टेबल वाटर। कहता है कि प्रोविजन ऑफ रेस फ्लड शेल्टर दोज कंस्ट्रक्टेड इन बांग्लादेश, मतलब कि रेस फ्लड शेल्टर्स बनाने जो कि पानी आता है तो आप उसमें हम सेफ्टी का उसमें हमारे पास हम रखते हैं फैक्टर। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, ऐसी जगहों में जहाँ फ्लड्स या ड्राफ्ट्स का बहुत खतरा है, और कंस्ट्रक्शन और यूज ऑफ ड्रेनेज पाइप्स हैं, एग्जांपल स्ट्रेंथनिंग कैपेसिटी कोप विद फ्लड्स। तो ये इसमें है, इन्हें कहते हैं कि इनहेंस कर सकते हैं कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, जो वुमेन का रोल है उसको हम फोकस करते हैं इसमें, और इकोनॉमिक और मैनुअल सिस्टम जो है वायरलेस का वो भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई
सकते हैं क्रॉप्स को, और ताकि हम सर्वाइवल जो है वो कर सकें इन केस ऑफ इवेंट ऑफ, और फिर कहते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग लोकली इंटरनेशनली जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो ये सारे जो है ये डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मेजर्स हैं, और ये हम जो है कम्युनिटी के लिए हम इस पे तय कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत से हैं, इन्होंने कुछ का जिक्र किया है, लेकिन इसमें तकरीबन काफ़ी ज़्यादा इसमें फैक्टर्स जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। इसमें रिसोर्स लिस्ट आ जाती है, और इसमें लोकल इमरजेंसी प्लानिंग इसका एक पार्ट है। क्रिएटिंग ऑर्डिनेंस जो है वो भी हम कह सकते हैं कि ये इसका पार्ट है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का, कि एस्टेब्लिशिंग जो हम करते हैं इसके अंदर। तो मैनेजिंग फंड्स है, मेंटेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, रिस्क रिस्क को असेस करना, आइडेंटिफाई इवैल्यूएशन रूट्स, ये सारी चीज़ें। एक्वायरिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज और रिसोर्स लिस्ट, एनुअल बजट्स हमारे पास होने चाहिए, ग्रांट्स अप्लाइंग, मैनेजिंग ग्रांट्स जो है वो भी इसकी पार्ट है। तो इसके बाद जो है ये कुछ और भी इसमें इन्होंने फैक्टर बताए, जैसे डेमोग्राफिक पैटर्न, रेस, एथनिसिटी, एज और इनकम लेवल, पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर जो है वो हम कर सकते हैं। स्टेटस ऑफ बिल्डिंग कोड को हम इन्फोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा हम नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल और सिविल हैजर्ड्स को हम रैंक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्पीड, ऑनसेट, मैग्नीट्यूड, और लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज को मार्क कर सकते हैं जब वो वल्नरेबिलिटी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो हम वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करते हैं। तो असेसमेंट की क्या उम्मीद है, हम असेसमेंट की जो हम कर रहे हैं इसके अंदर, और असेसमेंट की इम्पोर्टेंस इसलिए है कि अगर कम्युनिटी जो है वो डेमोस्ट्रेट नहीं कर सकती पॉसिबल टारगेट्स को, और वल्नरेबिलिटी है, तो जो फंडिंग है वो हमारी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाती है उसके अंदर। तो रिसेंट ईयर्स में हमें देखा गया है कि अगर कोई परफॉर्म नहीं कर रही, कर पा रही कोई कम्युनिटी, उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई थी, और वो फंड्स को भी उस तरह यूज़ नहीं कर पाती, तो नॉर्मली ये बात होती है कि जो भी डोनर एजेंसीज होती हैं वो थोड़ा सा पीछे हट जाती है उसमें, एज कम्पेयर टू वो कम्युनिटी जो लर्न करने की कोशिश करी और अपने आप को अडॉप्ट करके बेहतरी की तरफ जा रही हो। तो उसके मुकाबले में वो कम्युनिटी जो लर्न नहीं कर रही, जो अपने नॉलेज में, जैसे नॉलेज की बात की, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट इफेक्टिवनेस ऑफ डिजास्टर पॉवर्टी, तो ये एक विशियस साइकिल है कि वो जब इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, जो कम्युनिटीज़ हैं वो इसका एक इंटेग्रल पार्ट नहीं बनती, तो उसकी वजह से भी हमारे पास जो है वो प्रिपेयर्डनेस का जो एक लेवल या अचीव है वो हम अचीव नहीं कर पाते। तो जो डोनर एजेंसीज हैं वो भी उनको भी सेटबैक होती है, वो भी ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करती। खुसूसन स्पेसिफिकली मैं आपको बात करूँ डेवलप्ड कंट्रीज में, जो डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जो डिजास्टर आती है उसकी मैं पर्टिकुलर बात करूँ। नॉन डेवलप्ड कंट्रीज में अमूमन डोनर एजेंसी एक्सपेक्ट कर रही होती है कि कम्युनिटी का जो बिहेवियर है वो इतना आउटस्टैंडिंग या इतना अच्छा नहीं होगा। तो लेकिन डेवलप कंट्रीज में जब कोई डिजास्टर आते हैं और उसमें जब फंडिंग होती है और एक कम्युनिटी लर्न नहीं कर रही है, उनको फील होता है कि वो उसको सही तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही, तो उस सूरत के अंदर वो इसमें जो वो इसमें फिर डोनर एजेंसी थोड़ा सा पीछे हट जाती है। तो ये कुछ टिपिकल उन्होंने बताई हुई है। आप जो अच्छा, उसके बाद इमरजेंसी ऑपरेशन प्लान। इमरजेंसी ऑपरेशन प्लान बेसिकली इसकी अगर हम डेफिनेशन करें तो ईओपी जो है वो बेसिकली इमरजेंसी ऑपरेशन प्लान जो है वो सिंपली हम कह सकते हैं कि एक डॉक्यूमेंट है जो कम्युनिटी के लिए बनाया गया, एक डॉक्यूमेंट है जो कम्युनिटी के लिए बनाया गया है, और जो ये बताता है कि कम्युनिटी ने क्या करना है डिजास्टर की सूरत में। तो इमरजेंसी ऑपरेशन प्लान जो है ये एक्चुअली जो हमारे पास एक चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, जब भी हम बात करेंगे ये इमरजेंसी ऑपरेशन प्लान की, तो उसमें हमारे पास एक चीज़ ध्यान में रखनी है यहाँ पे, बड़ी इम्पोर्टेंट है, कि जो इसमें जो इसके अंदर कैपेबिलिटी हम यानी कि फॉलो
फॉलो करते हैं इसके अंदर किसी भी कम्युनिटी की, वो नेचर एक ख़ास किस्म की डिज़ास्टर के लिए इसको ज़्यादातर बनाया जाता है। मतलब ये जनरलाइज़ नहीं होती है, तो पॉलिसी होती है ना कि जनरलाइज़ पॉलिसी है, पूरी कंट्री के लिए एक ही पॉलिसी है। लेकिन जो इसके अंदर जो है वो हमारी जो एक कह सकते हैं कि एक बिल्डिंग जो है वो एक पर्टिकुलर डिज़ास्टर के लिए ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पे जैसे कई ममालिक में बुश फायर्स हैं, जंगलात में आग लग जाती है, तो उसको कैसे रोकते हैं, और वो जो है वो उसके बारे में जो एक डिफरेंट किस्म के जो इदारे इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन भी इमरजेंसी ऑपरेशन प्लान में है। मिसाल के तौर पे अगर जैसे हम बुश फायर की बात करते हैं, तो इसमें एक फायर डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फायर का जो डिपार्टमेंट है वो अपना एक मेन की रोल प्ले करेगा, लेकिन उसके अलावा इसमें सिक्योरिटी के कुछ इदारे होंगे जो रेस्क्यू के लिए भी काम करेंगे। इसमें पुलिस और आर्म फोर्सेस हैं और सिविलियन फोर्सेस भी हैं इसके अंदर। इसके अलावा जो मेडिकल स्टाफ है वो भी इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, अपना एक रोल प्ले करेगा। और ट्रांसपोर्टेशन का जो महकमा है वो भी अपना इसमें रोल प्ले कर रहा होगा। इनके आपस में और गवर्नमेंट के कुछ और इदारे भी इन्वॉल्व होंगे, प्राइवेट कंपनीज इन्वॉल्व हो सकती हैं जो स्पेसिफिकली काम कर रही हैं उस पर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जो हैं वो इसके ऊपर काम कर रही हैं। तो उनका आपस में ज़रा कि जब इतनी चीज़ें इतनी वो बड़ी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, कभी ज़्यादा उनका आपस में मैकेनिज्म क्या होगा, किस तरह वो आपस में मिलकर काम करेंगी, उसके लिए हमें इमरजेंसी ऑपरेशन प्लान की ज़रूरत है। और जिसमें हम इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन किस तरह होगी, म्यूचुअल एड कैसे हम दे सकते हैं। प्राइवेट कंपनीज इसमें अपना एक रोल अगर प्ले करना चाह रही हैं, जैसे प्राइवेट अगर जैसे फायर फाइटर्स हैं या और कोई वो रिसोर्स मैनेजमेंट कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, तो वो अपना रोल कैसे प्ले करेंगे इसके अंदर, गवर्नमेंट अपना रोल कैसे प्ले करेंगे। तो ये इमरजेंसी ऑपरेशन प्लान है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कम्युनिटी को बताया जाता है कि क्या एक्शन हमें लेने हैं। अच्छा, पहले हमने इसको लिखना होता है, इसको हमने राइट करना है, राइटिंग द इमरजेंसी ऑपरेशन प्लान। तो इसमें जो है वो डिस्क्रिप्शन दी जाती है प्लानिंग प्रोसेस की, और एक टेबल ऑफ कंटेंट में इंस्ट्रक्शंस अबाउट द प्लान होता है, पर्पस ऑफ सेक्शन होता है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो पहले यूपी जो स्पेसिफिक लेआउट होते हैं वो पहले वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है। उससे भी पहले इन्होंने एक चीज मिस की है, वो है अथॉरिटी। अथॉरिटी जो होती है बेसिकली इससे पहले आएगा एक अथॉरिटी, इन्होंने मिस किया हुआ यहाँ पे एक फर्स्ट है वो अथॉरिटी आएगा। अथॉरिटी जो है वो बेसिकली क्या करती है कि सेक्शन डिस्क्राइब करता है लीगल बेसिस ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम प्लान। इसकी लीगल बेसिस क्या है, आया हमारे जो लॉ है या प्रोविजन लॉ के अंदर या किसी और डॉक्यूमेंट में इसकी गुंजाइश है, या हम खुद से करें। क्योंकि देखिए कि ममालिक में डिजास्टर वाले लेजिस्लेशन होती है। देखिए पाकिस्तान में हमने पूरा एक इदारा बनाया है थ्रू पार्लियामेंटेरी लेजिस्लेशन, इसको हम कहते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, एनडीएमए जो हम कहते हैं। तो इसके अंदर जो है वो हमने इस चीज़ को मद्देनजर रखना है या मलूज़ ख़ातर रखना है कि हमने इसमें इसके अंदर हम जो है अथॉरिटी जो सेक्शन लीगल बेसिस को डिफाइन कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और या उसको रेफर कर रहे हैं, उसका हमने जिक्र करना है अथॉरिटी का। सेकंड जो वो पर्पस है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वो कह रहे हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव कहते हैं प्लान का क्या मकसद है, हम क्या हमारा गोल क्या है, हम क्या हासिल करना चाह रहे हैं इस प्लान से। नॉर्मली जो 4 फेजेस होते हैं इमरजेंसी मैनेजमेंट के, इमरजेंसी मैनेजमेंट के जो 4 फेज हैं इसके अंदर, वो इसका एक एक पार्ट होते हैं। उसमें क्रिएटिंग ऑर्डिनेंस है, एस्टेब्लिशिंग प्रिपेयर्डनेस काउंसिल आ जाता है इसके अंदर, और रिसोर्स लिस्टिंग, एक्वायरिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज आ जाते हैं, और अप्लाइंग एंड मैनेजिंग ग्रांट्स आ जाता है। तो ये जो 4 इसके इम्पोर्टेंट
क्या जो है वो इंटीग्रल पार्ट होते हैं इसके अंदर। और इसमें प्लान का ओवरव्यू होता है कि किस तरह ये किया जाएगा, इस प्लान को कैसे लेके चला जाएगा, कब लेके चला जाएगा, किस जगह पे और कैसे और क्यों कर रहे हैं सारा काम। तो ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर आता है। उसके बाद है सिचुएशन एंड एजम्पशंस। सिचुएशन एंड एजम्पशन बेसिकली एक प्लान डिस्कस करता है ये हैजर्ड्स को, जो कि वो यूनिट फेस कर रहे हैं। मिसाल के बुश फायर्स के लिए मैंने करके उसके लिए हमने यूनिट बनाया हुआ है। तो क्या हैजर्ड फेस कर सकते हैं, क्या उनको खतरात लाक हो सकते हैं, पोटेंशियल डिसरप्शंस क्या हो सकते हैं उसके लिए, इंजरीज, डेथ और डैमेजेस का क्या रिजल्ट आ सकता है इसके अंदर। इसमें और भी डिस्कस किया, मतलब कि वन हैजर्ड कैन इंटरेक्ट विद अनदर। तो assumptions में हम प्लान करते हैं, मेंशन करते हैं थिंग्स को, जैसे ऑनगोइंग प्रेजेंस ऑफ हैजर्ड्स है, उसका क्या स्टेटस है, ऑनगोइंग जो हैजर्ड्स हैं उसमें अनप्रेडिक्टेबिलिटी क्या है डिजास्टर्स की, ऑफिशियल्स कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे और रिस्पॉन्ड करेंगे इवेंट को, डिफिकल्टी इसमें क्या मुश्किलात में पेश आ सकती हैं, और अगर प्लान को हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो किस तरह से लॉस ऑफ लाइफ को, प्रॉपर्टी को, एनवायरनमेंट को, यानी तीन चीज़ों को जो है वो इसमें वो कम कर सकता है। तो वो सिचुएशन एंड असम्पशन के अंदर आएगा। ये चीज़ें सारी चीज़ें जो हैं वो सिचुएशन और असम्पशन का पार्ट होंगी। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशंस। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशंस जो है बेसिकली वो ये है कि इसमें हम जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अपनी डेली एक्टिविटीज कैसे कैरी आउट करेंगे। डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं वो अपना वो डेली एक्टिविटीज और एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज उनका जो है वो सिमिलर इमरजेंसी फंक्शन में कैसा है। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं होती, लेकिन इसमें बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का जो उसकी जो कैपेसिटी होती है टू डील विद अ डिजास्टर, उसको थोड़ा सा इसमें किया जाता है कि उसको जज किया जाता है कि सिमिलर टाइप ऑफ डिजास्टर्स में उसका क्या एक रोल हो सकता है। उसके हवाले से उसको एक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बाद में साइन की जाती है। और सिमिलर इमरजेंसी फंक्शन में उसका क्या रिस्पॉन्स, मतलब एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि मतलब टेररिज्म की बात करते हैं, टेररिज्म जो है उसमें जाहिर बात है पुलिस जो है हमारी लोकल पुलिस फोर्स है उसका बहुत ज़्यादा रोल है उसको रोकने में, क्योंकि इस टाइप के जो कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो जो सबसे ज़्यादा क्लोज है टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटी को रोकने के लिए, वो ज़्यादा पुलिस डिपार्टमेंट है, क्योंकि उनका जो काम है वो उससे एग्जैक्टली ये तो नहीं होता टेररिज्म से रिलेटेड, लेकिन उससे करीब करीब है एज कम्पेयर टू अदर ऑल अदर एजेंसीज ऑफ गवर्नमेंट। तो पुलिस का एक इसमें अहम रोल होगा, उसका एक अहम रोल असाइन होगा इसके अंदर। बुश फायर्स की मैंने बात की, बुश फायर्स के अंदर जो फायर डिपार्टमेंट है वो सबसे की एलिमेंट है, तो उसको सबसे ज़्यादा रोल असाइन किया जाएगा। उसके अलावा उससे मिलता जुलता रोल जो भी परफॉर्म कर रहा है, जो भी डिपार्टमेंट परफॉर्म कर रहा है वो उससे जो है वो इसमें अपना रोल प्ले करेगा। तो उसको असिस्ट जो कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे फायर डिपार्टमेंट को किसी खास किस्म की डायरेक्ट वाटर सप्लाई है, वाटर सप्लाई है, वाटर वहाँ तक पहुँचाना उस एरिया तक, तो वाटर सप्लाई या वाटर मैनेजमेंट का जो भी वहाँ पे इदारा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें, वो उसको असिस्ट कर रहा है। तो फिर उस अदारे की वाटर मैनेजमेंट का अदारा उसकी पास हिस्ट्री देखी जाती है कि आया वो अदारा जो है पर्टिकुलरली किसी खास जगह पे एकदम अपने वाटर लार्ज क्वान्टिटीज में डिस्पोज ऑफ करना है, तो ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स का महकमा वहाँ आ जाता है कि आया उनकी पहले ऐसी है कैपेसिटी कि वो इसको काम कर सके। तो ये इसमें सारा चीज़ आ जाती है। ऑर्गेनाइजेशन असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ईच जो रिस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट है वो वही कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन की बात है कि जो आपने कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन में जो आपने तय किया है कि जो इदारा किस तरह का यहाँ पे काम जो है वो कर सकता है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स जो है वो कि उसमें हम
इसके अंदर हम रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करेंगे, सपोर्ट रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या होगी, अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज हमारे पास क्या होंगी, और जितने फेजेस इमरजेंसी मैनेजमेंट की पॉलिसीज वो हम कैसे ऑफर होंगे। तो वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेट करना और लॉजिस्टिक्स जो है यानी कि तमाम की रिसोर्सेज की जो ह्यूमन रिसोर्स या सर्विसेज भी जो इसमें आ जाती है, दोनों को हम कैसे मैनेज करेंगे। उसके बाद प्लान डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस है, तो उसके अंदर हम बेसिकली रिविजन्स। प्लान डेवलपमेंट मेंटेनेंस सिंपल है कि आपने एक एक आपने कोई एक इदारा, जैसे मैंने बुश फायर की बात की, उसमें आपने एक एक इमरजेंसी ऑपरेशन प्लान बनाया, उस पे आपने उसको उस पे अमल भी कराया, कोई फायर लगी बुश फायर वहाँ पे आपने उसको रिएक्ट किया वहाँ पे। अब आपने उसमें कुछ अपनी शॉर्टकमिंग है कि कभी भी आप कोई भी कम्युनिटी हो आइडियली या कोई भी इदारा आइडियली डिजास्टर को रिस्पॉन्ड नहीं करता, उसकी कुछ शॉर्टकमिंग्स होंगी, कुछ आपने assumptions की होंगी जो ट्रू नहीं होंगी, कुछ आपने जो नहीं जिनकी हमें जरूरत थी वो आप assumptions करेंगे। विद एक्सपीरियंस जो वो ऑर्गेनाइजेशन है वो लर्न कर रही है, तो उसके साथ साथ वो अपने ड्राफ्ट में चेंजेस भी लेके आ रही है। हो सकता है पहले आप एक इदारे को इतना उस चीज़ में रोल नहीं देंगे, बाद में आपको पता लगा कि ये इदारा तो बहुत क्रिटिकल रोल प्ले कर सकते हैं। हो सकता है एक जगह थी वहाँ पे आपको शुरू में नहीं लगता था कि बुश फायर के बारे में बात करूँ कि एयर सर्विलेंस की इतनी जरूरत है, लेकिन बाद में आपने महसूस किया कि एयर सर्विलेंस जो है वो रेस्क्यू मिशन के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू ग्राउंड फोर्सेस। मे बी मैं एग्जाम्पल एक दे रहा हूँ। तो एयर सर्विलेंस की आपने एक पता डाला कि वो किस तरह की होगी और उसकी क्या क्या तरीक़ेकार होगा उसके अंदर रेस्क्यू मिशन के अंदर। तो इस तरह की चीज़ें हैं वो जो आप वक्त के साथ साथ अपडेट कर रही होती हैं, प्लान डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस के अंदर आता है। इसके अलावा कम्युनिटी की प्रोफाइल को भी आप इसमें मेंटेन करते हैं। तो पहले कम्युनिटी की कैपेसिटी नहीं थी टू कोप, लेकिन वक्त के साथ आपने उनकी कैपेसिटी इंक्रीज कर दी, तो जो आप काम जो ले रहे थे अपने डिपार्टमेंट से, वो कम्युनिटी के थ्रू डायरेक्टली आप ले रहे हैं, कुछ काम जो है वो कम्युनिटी है वो आपने हैंडल आउट कर दिया। पहले थ्रू एक गवर्नमेंट की एक एजेंसी वो पूरा काम कर रही थी जो इमरजेंसी ऑपरेशन प्लान, लेकिन बाद में कम्युनिटी इसमें इन्वॉल्व हुई और उसने भी अपने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना शुरू कर दिया। अब वो जो अपडेटेड जो मॉडिफिकेशन होगी कम्युनिटी प्रोफाइल की वो भी इसका एक पार्ट होगी। उसके बाद है कि अथॉरिटीज एंड रेफरेंसेस हैं जिसमें हम अप्लाई करते हैं एग्जीक्यूटिव और रेगुलेशन फॉर्म एग्रीमेंट्स, जो एनी टाइप ऑफ इमरजेंसी जो है वो और आखिर में डेफिनेशन ऑफ टर्म्स हैं जिसमें हम इसको डिस्कस करते हैं कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग हमारी इन टर्म्स के बारे में हमारी क्या होगी, क्योंकि ज़रा कि बहुत ज़्यादा जो डिपार्टमेंट्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, तो उस सूरत के अंदर हमारे पास जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग उनकी है, उस सूरत में जो टर्म्स हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी कम्युनिकेशन आपस में हो रही है, उसमें हम कॉमन टर्म्स के ऊपर ताकि क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें कि हमने क्या डायरेक्ट करना है, क्या कंट्रोल हम करना चाह रहे हैं और क्या इकदाम हम वहाँ पे देना चाह रहे हैं, कॉमन अंडरस्टैंडिंग उसकी होनी चाहिए। तो ये तो थोड़ा ईओपी के बारे में था कि जो बेसिकली की जिम्मेदारी की एनर्जी इमरजेंसी ऑपरेशन प्लान जो है ये बेसिकली कोलेक्टिव डिसीजन मेकिंग पे होता है, और ये जो है ये इसमें जो भी इसमें जो मीटिंग्स की जाती हैं वो डिटरमिन करती हैं बेस्ट वे टू रिस्पॉन्स एंड रिकवर द फ्रॉम डिजास्टर्स। और ये डिस्कशन जो हैं वो वक्त तक ईओपी के ड्राफ्ट में शामिल होती रहती हैं, और ड्राफ्ट होते हैं वो सर्कुलेट होते रहते हैं, इसमें हम रिस्पॉन्स एंड रिकवरी को भी हम थोड़ा सा टच कर होते हैं। इसमें एक जो भी कंट्री है उसकी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता है, उसकी हैबिट्स बिल्कुल डिस्टिंक्ट होते हैं, उसकी वल्नरेबिलिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो कभी भी एक चीज़ ज़हन में रखें, कभी भी दो कंट्रीज का ईओपी कभी भी मैच नहीं करेगा। देखिए पाकिस्तान की उसके उसमें अर्थक्वेक या और किस्म के डिजास्टर आ रही हैं, मे बी कोई और जगह हो जहाँ वॉल्केनिक इरप्शन ज़्यादा या साइक्लोन्स आते हों, फिर पाकिस्तान में जो कैपेसिटी है कम्युनिटी की, जो वहाँ की हमारी फोर्सेस हैं, हमारी इदारे हैं, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के और गवर्नमेंट सेक्टर, वो उनकी बिल्कुल डिफरेंट कैपेसिटी में भी किसी और कंट्री से हो, बिल्कुल डिफरेंट होगी वो। तो उसकी वजह से जो हमारे पास जो है कोई भी जो डॉक्यूमेंट होगा वो कभी भी मैच नहीं करेगा इसके अंदर। तो इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि दो चीज़ें होती हैं, वो ये कि इसमें
ऐसे आपने ना इसमें एक चीज़ ब्रेन में रखनी होती है कि ईओपी के अंदर आपने ना वर्स्ट केस सिनेरियो पे बेस्ड करते हैं ये सारा जो डॉक्यूमेंट है। इसमें आपने कोई चीज़ अज़्यूम नहीं कर लेंगे कि जो ना हो मौजूद। ये इसमें थोड़ा-सा कम एक शॉर्टफॉल आ जाता है कि हम कोई चीज़ अज़्यूम कर लेते हैं कि मसलन में हम अज़्यूम कर लेते हैं कि कम्युनिटी इस तरह से रिस्पॉन्ड कर लेगी। हालाँकि उस कम्युनिटी के अंदर हमारे पास कोई बेस नहीं होती है उस वो बात करने की कि उसने वाक़ई रिस्पॉन्ड करना है या नहीं। तो जो भी कैपेसिटी होती है उसको मिनिमम पे जज किया जाता है। यानी कि उसका लेवल जो है वो मिनिमम रखा जाता है। तब हम उसको डॉक्यूमेंट को बना के या लेके हम चल सकते हैं। इसके बाद इसका फंक्शनल एनालिसिस है जिसमें हम फंक्शनली इसको हम किस तरह लेके चलेंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन की बात है, हम इसको ग्राउंड ऑन ग्राउंड हम इसको किस तरह लेके चलेंगे। तो इसके अंदर हम इसको हम नेक्स्ट में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। नेक्स्ट के अंदर हम फंक्शनल एनालिसिस